तो मेरे जो भैया थे साथ में, उन्होंने कहा कि ये फैमिली से इसको आगे जान दो करके हम बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके आगे पहुँचे। तो दुकान के बाहर में क्या देखता हूँ कि मेरे पापा की खून से सनी हुई बॉडी पड़ी हुई है, और मतलब उनका जो सर है ना, वो बस इतना सा बॉडी से लगा हुआ था, उनका एक हाथ भी कटा हुआ था। हाथ भी काट दिया था। वो देखने के बाद मैं एकदम बेसुध हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और आप तो देखे हैं उस चीज़ को। तो उदयपुर फाइल्स जो मूवी है, उसको आप जब पहली बार देखे क्या महसूस हुआ? क्योंकि अगर देश का हिंदू जागता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 100 करोड़ हिंदू जागे, मैं कह रहा हूँ अगर मूवी देखने के बाद 10 लाख हिंदू भी जाग रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात। अपने जो लोग हैं ना, वो किसी चीज़ को याद रखते हैं थोड़े समय के लिए। अब 2 लोग जो एक्यूज पकड़े ही नहीं गए, वो है पाकिस्तानी, ठीक, अबू इब्राहिम और अबू सलमान। देखिए, आप एक चीज़ गूगल करेंगे, बताइए। सर्च कीजिए, पाकिस्तान का क्षेत्रफल सर्च कीजिए, 8 लाख कुछ ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद है ना, आप सर्च कीजिए इंडिया में वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल, 7,96,095, ठीक है, और वक्फ बोर्ड का कीजिए, लगभग वही है 9.4 लाख से है ना जी। मतलब एक पाकिस्तान भारत के बाहर, एक पाकिस्तान भारत के अंदर। हमें अपने आसपास वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। खाना कभी मेरे घर से ले जाते थे, वो छोरा भूखा आता उसके लिए खाना ले जाते, नाजिम के लिए। हाँ, जिस थाली में खाया उसी थाली में उसने छेद करा। ठीक है कि यार कोई चीज़ आ रही ना, दिन की चाय होती है ना, चाय वो भी डिवाइड होती थी, आधी उधर आधी हमारे पास। अगर सामने आपके मिल जाए वो गुस्सा आता है, ये भी गुस्सा करता है, हम सामने आ जाए उस नाजिम को ही खत्म कर दो, ऐसा करता है। और बेटे हैं इनके, अपन के दया भावना ज्यादा रहती है, अपन नहीं कर सकते। इसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने बोला था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का हम सर कलम करेंगे, इस दिन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत, और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने से या तो डरता है या बचता है। मैं बात कर रहा हूं उस घटना की जो 28 जून 2022 को उदयपुर में घटित थी, और इस देश की सेकुलर जमात और सेकुलर मीडिया ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये भी एक आम अपराध की तरह है। लेकिन ये आम अपराध कब इस्लामिक टेररिज्म का रूप ले लिया, ये सारे सवालातों के जवाब हम जानेंगे। उस कन्हैया लाल जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे आज अनाथ हैं, और उनको आज हम स्टूडियो में उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है। हम उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आज हम उनके साथ इस पॉडकास्ट शो में कुछ सवालात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले ये जब मैं 28 जून 2022 का जब न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो एक आम हिंदुस्तानी के नाते मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ, और मैं तब नहीं जानता था आपको, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वो दुख हुआ, और उस दुख को मैं उस समय महसूस कर सकता था। तो इस दुख में सबसे पहले तो मेरी संवेदना आप लोगों के साथ है, और आप लोग चल के आए उदयपुर से, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ये काबिले तारीफ़ है, इस जज्बे को मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ सबसे पहले। तो क्या हुआ था 28 जून 2022 से पहले, क्या कुछ हुआ था? मतलब ये शायद बात है कुछ 10 जून 11 जून के आसपास की। तब मतलब पापा मुझे एकदम शाम को घर पे आते हैं और मुझे बोलते हैं कि यश, वो सामने जो लड़का रहता है नाजिम, वो आया था, वो कुछ बोल रहा था कि आपके फ़ोन से कुछ पोस्ट हो गई है। तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया, और उसी ने उसके हाथ से वो पोस्ट हटा दी। पाप ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और अगले दिन सुबह पापा को थाने से कॉल आता है कि आपको थाने में आना है, आपके खिलाफ़ एफआईआर हुई है। तो एक सिंपल सा आदमी जिसने कभी पुलिस स्टेशन देखा ही नहीं, ठीक है, पापा का कभी काम पड़ा ही नहीं, तो पापा एकदम से डर गए थे कि क्या हुआ भाई, हमें तो पता नहीं था कुछ। तो पापा थाने में गए, तो वहाँ पे जाके पता पड़ा कि जो नाजिम है, उसने पापा के खिलाफ एफआईआर की है कि आपने हमारे धर्म को आहत करने वाली कोई पोस्ट की है फेसबुक पे। तो उसी वजह से पापा को थाने में बुला लिया गया, और थाने में पापा को बंद रखा गया।
फिर हमने हमारे प्रयास किए और पापा को अगले दिन बेल करवाई। सैटरडे के दिन पापा एक दिन रहे थे जेल में, तो इसी वजह से हमने बेल कराई। तो वहाँ से थाने से मतलब जब बेल कराई तो पुलिस वालों ने हमसे बोला कि आप थोड़े दिन, पापा को बोला कि आप थोड़े दिन दुकान नहीं खोले तो अच्छा रहेगा, माहौल थोड़ा शांत होने दीजिए। ठीक है, इसी वजह से पापा ने 3-4 दिन तक दुकान नहीं खोली। अब एक रोज़ काम करके घर चलाने वाला बंदा कितने दिन घर बैठेगा। इसी वजह से पापा ने कहा कि डर के काम नहीं चलेगा, मेरे को दुकान जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों के स्कूल की फ़ीस वगैरह सब कुछ है, घर मेंटेन करना है, कमाओ मत कमाओ 70 से 80 हज़ार रुपये भरना ही है घर के लिए। इसी वजह से पापा ने फिर दुकान फिर से खोलने का सोचा। और जैसे ही पापा दुकान पे जाने लगे तो पापा को एक डाउट हुआ कि नाजिम और उसके कुछ दोस्त दुकान की रेकी कर रहे हैं, मतलब दुकान पे नज़र रख रहे हैं या बार बार ऐसा कुछ। तो पापा ने सोचा कि अब मतलब हम थाने जाके इसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, क्योंकि पापा को डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे। फिर पापा थाने में जब एफआईआर कराने गए उसके खिलाफ, तो उसको कहीं से पता चल गया। तो पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के, उधर के भी कुछ लोग थे, अच्छा। हमारे भी कुछ लोग थे, दोनों को आमने सामने बिठा के समझौता करवा दिया कि आप लोगों को हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और पापा ने उस चीज़ के लिए जो चीज़ नहीं भी की ना, अब वो पोस्ट किसने की, पापा ने की, उनके हाथ से, नाजिम ने खुद ने की, या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चे के हाथ से हुई थी। तो एक दुकान में एक छोटा बच्चा भी आता था, तो मे बी उसने नहीं की, उसको तो इतना मोबाइल चलाना है, पापा भी इतना मोबाइल नहीं चलाते थे। तो बस इसी वजह से दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया गया और समझौता करवा लिया गया। समझौता करवाने के बाद शायद एक उसी दिन जब पापा थाने से घर दुकान पहुंचे, तो दुकान पे एक बुर्खा पहने लेडी और एक आदमी आते हैं और वो पापा को एकदम दुकान पे आके धमकी देने लग जाते हैं। अच्छा। कि तुमने हमारे नबी के खिलाफ पोस्ट की है, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ वो धमका रहे थे। तो पापा ने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया कि भाई ठीक है समझौता हो गया है। और उसी समय कुछ वहाँ पे लोग थे, उन्होंने कहा कि अब इनका समझौता हो गया, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू बीच में मत पड़ो, ठीक है। तो बस तो वो लोग भी थोड़ी देर में वहाँ से चले गए। वो कौन थे? उसमें मे बी, मुझे फिक्स नहीं है, पर एक रियाज तारी था और उसके साथ एक कोई बुर्खा पहने लेडी और थी। वो लेडी कौन थी, कुछ पता चला? नहीं पता चला, हमें तो नहीं पता आज तक एनआईए को भी नहीं पता? एनआईए को पता हो नहीं पता, वो नहीं कह सकते। गिरफ्तार हुई लेडी? गिरफ्तार नहीं हुई, ऐसी कोई गिरफ्तारी हमारे सामने तो नहीं है। अच्छा। ठीक। तो उसी चीज़ को लेकर जब ये समझौता होने वाली बात हो गई, फिर 4 या 5 दिन गुजरे और एक दिन 2 बजे के आसपास, ये कोई 1:30-2 बज रही होगी, उसके आसपास मुझे मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आता है। और मैं था पापा की दुकान से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मेरा साइबर कैफ़े था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, मेरा डेली वर्क जो मैं करता हूँ ई मित्र चलाने का। तो मुझे उन भैया का कॉल आया, उन्होंने कहा यश तू अर्जेंट, तो एक और जो मेरे साथ वो दूसरे जो बुआ के लड़के, वो भी साथ में ही, हम दोनों वो मोबाइल का करते थे, मैं ई मित्र करता था एक ही शॉप में। तो उन्होंने बोला कि नीलेश और तुम सब यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने उनको पहले ही फ़ोन करके बोल दिया कि क्या हुआ, उनके बड़े भाई को। तो नीलेश भाई ने बोला मेरे को कि यश तू एक बार साथ में चल। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ उस समय। हम वहाँ से ये कितने तारीख की घटना? 22 जून की बात है? नहीं, ये मैं एग्जैक्ट 28 जून की बात बोल रहा हूँ। अच्छा। जब ये हो गया इंसिडेंट होने के बाद की बात है ये, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हाँ, हम जब वहाँ पे पहुँचे हाथीपोल से कम 1 किलोमीटर दूर दुकान है अंतर्भूत महल। अच्छा। तो 1 किलोमीटर दूर से ही लोगों की भीड़ इतनी थी कि मतलब अंदर जाने नहीं दे रहे थे लोगों को। तो मेरे जो भैया थे साथ में, उन्होंने कहा कि ये फैमिली से इसको आगे जान दो करके हम बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके आगे पहुँचे। तो दुकान के बाहर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पापा की खून से सनी हुई बॉडी पड़ी हुई है, और मतलब उनका जो सर है ना, वो बस इतना सा बॉडी से लगा हुआ था, उनका एक हाथ भी कटा हुआ था। हाथ भी काट दिया था? वो देखने के बाद मैं एकदम बेसुध हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। मतलब एक बार तो मैं वहीं पे बैठ गया था कि ये, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारे उदयपुर में दिन दहाड़े ऐसा कुछ कभी हो सकता है, वो भी मेरे पिताजी के साथ। फिर उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या करना है,
कि कुछ करना है, ठीक है। और सबसे पहले उस समय मुझे मेरी मम्मी का ख्याल आया कि यार कोई मम्मी को नहीं बता दे कि क्या हुआ है। तो मैंने ना मेरे उधर जो घर पे मामा वगैरह रहते हैं उनको इमीडिएट कॉल किया। मैंने बोला मामा यहाँ पे पापा के साथ तो कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। और तो मामा कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो मैंने कहा एक बार आप घर पे पहुँचो, टीवी वीवी कुछ चलाने मत देना, और एक बार मम्मी को आप अपने घर ले जाओ। तो वहाँ से वो मम्मी को वहाँ ले गए, और देन मम्मी को रात भर कुछ पता नहीं चला। देन सुबह जब पापा को घर पे लेके आए हम पोस्टमार्टम करवाने के बाद, तो मम्मी को पता चला कि एक्चुअल क्या हुआ है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ किया? उसके बाद यही था कि हाँ, पूरे हम लोग पापा को वहाँ से घर से जो है शमशान घाट तक ले गए थे। उसके बाद उसमें लाखों की भीड़ थी। जो घर से हम शमशान घाट तक गए थे, उसमें भी पूरा पुलिस बल लगा हुआ था उस टाइम पे, और बहुत से लोग आए थे उसके अंदर। अच्छा। और फिर हमने पापा का जो वो होता है अपने हिंदू धर्म में क्रियाक्रम वगैरह, वो सब वहाँ पे किया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और आप तो देखे हैं उस चीज़ को। मैंने मतलब पोस्टमार्टम रूम में पापा की बॉडी इस कंडीशन में देखी है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। मतलब मैं देख नहीं पा रहा था वो चीज़ कि, और यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मतलब कई दिनों तक तो मुझे लगा कि जस्ट ये एक सपना है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सब लगा था मुझे। कई दिनों तक ख्याल आते थे कि नहीं पापा तो कहीं नहीं गए, यही है हमारे पास। पर धीरे धीरे अब हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, अब हाँ पापा हमारे बीच नहीं है। कई दिनों तक ये तरुण है छोटा भाई, वो कई दिनों तक पापा के लिए थाली लगाता था, इंसिडेंट होने की भी बात। एक फिल्म बन रही है आपके पिताजी की इंसिडेंट पर, उदयपुर फाइल्स। लोग कह रहे हैं कि ये सच्चाई कम और सिनेमा ज़्यादा है। देखिए ये फिल्म बन रही है एक मतलब सच्ची घटना पे आधारित है, बिल्कुल पूरी तरह। ये फिल्म मैंने भी देख ली है, मुझे दिखाकर ही इन्होंने इस चीज़ को सेंसर करवाया। और उसमें जो कुछ बताया गया है उसमें से 90 to 95% सच है, बिल्कुल। मतलब अब मूवी है तो उसमें थोड़ा बहुत फिक्शन तो होगा ही। अच्छा, हाँ, वो जगह और ये सब हाँ, चीज़ों वो को तो बदला थोड़ी बहुत चेंजेस तो होगा ही, तो बस वही है, बाकी उसमें पूरी सच्चाई है। और यही है कि हमने इस मूवी को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर है उनको हाँ भी इसलिए किया था क्योंकि उनकी एक जो लाइन थी ना कि ये मूवी हम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम 100 करोड़ कमाए नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं को जगाए। बस ये बात मुझे समझ में आ गई और हमने इनको हमारे रियल नाम यूज़ करने के लिए दिए। अच्छा, तो उदयपुर फाइल्स जो मूवी है उसको आप जब पहली बार देखे तो क्या महसूस हुआ? मतलब जो प्रोड्यूसर है वो उदयपुर में ही आए थे मुझे वो मूवी दिखाने के लिए। और मैं इनके होटल में गया था, इन्होंने जब लैपटॉप में मुझे वो दिखाया ना, तो फर्स्ट टाइम ऐसा था ना कि मैंने मेरी आंखें बंद कर ली थी और मैं नहीं देख पा रहा था एक्चुअली में कि मतलब वो चीज़ जो मैं कितने ही समय से मतलब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, ठीक है। और मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब उसको मेरे दिमाग से हटाया कि नहीं यश, अब धीरे धीरे तुझे ये चीज़ भूलना होगा किस तरीके से। और वो चीज़ फिर से जब मेरी आंखों के सामने आई तो मैं कहीं ना कहीं मेरी आंखें बंद कर दी, मैं वो नहीं देख पा रहा था उस चीज़ को। जो मूवी मैंने देखा उससे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे देखकर। वो इस तरीके की फिल्में जो हैं जनता को जागरूक करती हैं, देखिए, या फिर ये भी एक कमर्शियल फिल्म बन के रह जाती है? देखिए जैसे कि इससे पहले भी हमने दोनों मूवीज़ देखी है, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। तो इससे देखिए कुछ भी हो पर कहीं ना कहीं एक हकीकत सामने आई है, वरना मुझे तो नहीं पता था कि कभी कश्मीर में जेनोसाइड हुआ। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पता था, ठीक है, कि कश्मीर में कभी जेनोसाइड। हाँ, पर मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि देश के कई करोड़ों लोगों को पता पड़ा कि कश्मीर में जेनोसाइड। लाखों माइनॉरिटीज जो है वहाँ के, माइनॉरिटीज मतलब कश्मीर के रिगार्डिंग माइनॉरिटीज वहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम वहाँ मेजोरिटी में है,
तो जो माइनॉरिटी हिंदू हैं लाखों, उनको रातों रात भगा दिया गया। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही थी कि भाग जाओ वरना मार देंगे। हाँ, वो अनुपम खेर ने तमाम सारी चीज़ों को जिक्र किया है, बिल्कुल। वो आप देखे होंगे। हाँ, तो वो मूवी क्या में कुछ देखा आपने? वो उस मूवी तरह की मैंने कश्मीर देखी। के बारे में कुछ बताइए। उसमें मैंने देखा कि मतलब जो पड़ोसी है ना, घर का पड़ोसी पास का, जिसके मतलब बच्चे आपस में खेलते हैं हिंदू मुस्लिम, उसमें वही पड़ोसी मतलब जो दंगई आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आतंकवादी आ रहे हैं मारने, उनको इशारा करके बता रहा है कि वो वहाँ पे छुपे हुए हैं। मतलब किस हद तक मतलब उस मूवी में बताया है। और उसमें लास्ट में मैंने तो ये भी देखा था कि इसमें बताई गई ज़्यादातर चीज़ें सत्य घटना पर आधारित है। ठीक है, तो नहीं, बहुत बुरा लगा था वो चीज़ देख के। उसके बाद फिर मैंने केरला स्टोरी भी देखी। उसमें भी बहुत हद तक बताया कि इंडियन जो हिंदू लड़कियां हैं उनको किस तरीके से बहला फुसला कर बाहर ले जाया जाता है, उनके साथ क्या क्या किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इससे जागरूकता तो हुई है लोगों में। और लोगों को ऐसा है कि किसी की भी बातों में ऐसे नहीं आना चाहिए। हम इस मूवी में भी यही दिखाना चाहते हैं। जो जो मेरे पिताजी की मूवी बनी है उसमें यही है कि मेरे पिताजी किस तरीके से उन लोगों पर विश्वास करते थे, किस तरीके से उन लोगों की मदद करते थे, फिर भी उन्होंने एक बारी भी नहीं सोचा उस बारे में और पिताजी के साथ ऐसा कर दिया। तो आपको लगता है कि सरकार को इस तरीके की जो मूवी है उसको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, सरकार ने पहले भी जो मूवी आई है उनको सपोर्ट किया। ये केरला स्टोरी और जो बाकी इस तरह की जो भी मूवियाँ है, कश्मीर फाइल्स, इसको भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला ही था। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसका भी सपोर्ट करना ही चाहिए। क्योंकि अगर देश का हिंदू जागता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 100 करोड़ हिंदू जागे, मैं कह रहा हूँ अगर मूवी देखने के बाद 10 लाख हिंदू भी जाग रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके इलाके में आपके पिताजी की जो शहादत हुई, उस शहादत के बाद लोगों की कुछ सोच बदली देखिए, या फिर भी अभी भी उसी तरीके से शुतुरमुर्ग की तरह वो बैठे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि अपने जो लोग हैं ना, वो किसी चीज़ को याद रखते हैं थोड़े समय के लिए। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ हुआ था 6 महीने साल भर तक, ठीक है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया, ये किया वो किया, बट आज की डेट में सब कुछ पहले जैसा है। सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पापा वाला इंसिडेंट है वो भी अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे ना, तो उनमें से कुछ 3 या 4 ही बता पाएंगे आपको कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ये जो हत्या हुई, ये हत्या इस्लामिक और जिहादी जो टेररिस्ट है, ये उनका एक्शन था या वहाँ के लोकल लोगों का था? देखिए, इसमें लोकल लोग और जिहादी और आतंकवादी मानसिकता सब कुछ इन्वॉल्व है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस चेन में पकड़े गए टोटल 9 लोग, जो कि प्रॉपर उदयपुर के आसपास के, मतलब राजस्थान के लोग हैं, ठीक है। हाईएस्ट डूंगरपुर से भी किसी को गिरफ्तार किया गया अपने केस के अंदर, ठीक है। उसके बाद उदयपुर से जो दो लोग थे, उनमें से एक भीम आसिंद का है, ठीक है, जो कि ब्यावर साइड की जगह है, ठीक है। मतलब सब आसपास के, और दोनों जो रियाज और गौस है उदयपुर में ही काम करते थे। अच्छा, ठीक, उदयपुर में ही काम करते थे, अपने काम के हिसाब से वो रहते थे, ठीक है। अब 2 लोग जो एक्यूज पकड़े ही नहीं गए, वो है पाकिस्तानी, ठीक, अबू इब्राहिम और अबू सलमान, ठीक है, जो कि इन लोगों को वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। इनको बता रहे थे कि तुमको क्या करना है, तुमको कैसे करना है, तुमको किस दिन करना है। अच्छा, ठीक है। और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने सब कुछ किया, ठीक है। और एक और नाम लेना चाहूँगा मैं, जो शायद सबूत ना होने की वजह से छूट गया, जिसका नाम है गौहर चिश्ती। गौहर चिश्ती, ठीक है। गौहर चिश्ती का मैंने ये सुना है कि वो 17 तारीख, ठीक है, ये इंसिडेंट होने से पहले 17 जून 2022 को उदयपुर आया था। अच्छा, ठीक है, उदयपुर आया था और इसने सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे, अजमेर में भी लगवाए थे और यहाँ पे भी लोगों को भड़काया था। क्या करना है था? लोगों को इंस्पायर करने की, तुम इस तरीके का काम करो, तुमको वो मिलेगा वो मिलेगा। अभी कहाँ है अब अब्दुल
इसको गौहर चिश्ती को ये हैदराबाद से गिरफ्तार किया एनआईए ने। अच्छा। ठीक है, इसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया, भेस बदल के घूम रहा था हैदराबाद में। फिर इसके खिलाफ ट्रायल हुए, सब कुछ हुए, ठीक है, कोर्ट में भी इसको पेश कर दिया गया, बट एनआईए साबित नहीं कर सका कि ये जो जहाँ पे ये हुआ इंसिडेंट वहाँ पे गौहर चिश्ती मौजूद था, उसकी लोकेशंस वगैरह, और उसको बाइज्जत बरी कर दिया, जो कि अजमेर दरगाह का खादिम है गौहर चिश्ती। ठीक है, उसको रिहा करना पड़ा। इसी चेन में अपनी दुकान के नीचे एक हिंदुस्तान सेल करके एक शॉप है, ठीक है, जो कि लेडीज़ आइटम्स वगैरह बेचता, वहाँ पे काम करता था जावेद, जिसने सूचना दी थी कि कन्हैयालाल जी दुकान पे मौजूद है, तुम लोग आ जाओ। ठीक है, उसकी भी लोकेशन है नहीं है, साबित नहीं कर पाया, उसकी भी ज़मानत हो गई हमारे केस में। फराद मोहम्मद बबला, उसकी ज़मानत हो गई केस में। अब टोटल 9 लोग पकड़े थे यहाँ से, उसमें से 7 ही अंदर है, 2 की ज़मानत हो चुकी है। ऐसे धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा एक की ज़मानत होती जाएगी, और हो सकता है कि मैन एक्यूज भी छूट जाए, रियाज और गौस। आगे अपील उनके खिलाफ? मैंने जावेद की जो ज़मानत हुई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और अभी हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका डिसीजन जो भी आएगा वो आगे बता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो ट्रायल हुआ था उसमें क्या सज़ा हुई इनको? फिर हाई कोर्ट आया होगा, फिर एनआईए कोर्ट में भी मसला रहा होगा। नहीं, अभी तो कोर्ट चल रहा है, सेशन को केस अभी सेशन पे ही चल रहा है। अच्छा, ठीक है, उसमें भी 3 साल हो गए। ठीक, अच्छा। मेरी सिर्फ 3 या 4 गवाही हुई है, ठीक है, 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं हुई है, और उससे ज़्यादा बार मैं गया ऊपर, किसी न किसी वजह से मेरी बयान नहीं हुए, पेशी नहीं हुई। ठीक है, और 3 से 4 बार जज का ट्रांसफ़र हो चुका है केस के अंदर, और इसी के साथ जो केस है ना वो सीबीआई कोर्ट को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एनआईए कोर्ट का। अच्छा, हाँ, ठीक है, सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया एनआईए का, तो वो सीबीआई के केसेस भी देखता है और एनआईए के भी देखता है, पर प्रायोरिटी उसकी सीबीआई क्योंकि सीबीआई कोर्ट है वो। ठीक है, इस वजह से हियरिंग नहीं हो पा रही डेली की डेली। अच्छा, ठीक है, और क्या पता क्यों, पर डेट भी बहुत डिले दी जा रही है, 1 महीने 2 महीने की डेट्स मिलती है, मेरी 6-7 महीने से कोई पेशी नहीं हुई है। तो इस तरीके से अगर केस चला तो मुझे नहीं लगता कि 100 साल भी कम पड़ेंगे, समझे, कि हाँ हो सकता है 110 या 20 साल में इन लोगों को सज़ा मिल जाएगी, जब तक हम नहीं बचेंगे। ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, पीएफआई और एक एसडीपीआई, इनका कितना रोल है इस तरीके की आतंकवादी जो गतिविधियाँ देश में हो रही हैं उसको फैलाने में? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पीएफआई वगैरह है या एसडीपीआई जो भी है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट करती ही है। ठीक है, और इनको बड़ी फंडिंग होती है बाहर से, और वो फंडिंग करते हैं यहाँ पे इनको, और ये इस तरीके के काम कभी नहीं रोकेंगे अगर इस तरीके की जो पीएफआई वगैरह बंद नहीं हुई तो। ये जो मदरसे हैं और जो मस्जिदें हैं और जो मज़ारें हैं, ये क्या इस्लामिक कट्टरपंथ को फैलाने के अड्डे बन गए हैं? देखिए, आप एक चीज़ गूगल करेंगे, बताइए, सर्च कीजिए, पाकिस्तान का क्षेत्रफल सर्च कीजिए आप। ठीक है, हाँ बोलिए। 8 लाख कुछ ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद है ना, आप सर्च कीजिए इंडिया में वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल, 7,96,095। ठीक है, और वक्फ बोर्ड का कीजिए, लगभग वही है, 9.4 लाख एकड़ है ना जी। मतलब एक पाकिस्तान भारत के बाहर, एक पाकिस्तान भारत के अंदर, उससे ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा है। हाँ, तो वो जो डिवीज़न हुआ था उसका क्या सेंस रह गया? ठीक है, जबकि ये जो सब कुछ ज़मीन है, ये जो आप बोल रहे हो मस्जिदें मज़ारे, ये सब उसी पे तो है, सारी ज़मीन सब जगह यही तो बना हुआ है। और ये तो किसी पे भी जो ज़मीन बोलते हैं कि ये हमारी है, गवर्नमेंट भी उनको दे देती है, उस पर भी कोई उनका ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो एनआईए और आईबी और जो पुलिस है उनके ऊपर आपका भरोसा देखिए कितना है? एनआईए ने दो गवाहों को तो सबूत नहीं होने की वजह से छोड़ना पड़ा।
ठीक है। अब देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, ठीक है, एनआईए शायद टॉप मोस्ट एजेंसी, इससे ऊपर कोई नहीं है ना देश में, तो उससे इतनी बड़ी मिसलीडिंग तो नहीं होनी चाहिए थी कि मतलब इतनी आसानी से गवाह जो एक्यूज्ड है उनको क्या रिहा बेल मिल जाए, है ना। ऐसे तो आगे आने वाले जितने भी मेरे हिसाब से इसके बाद और 2-3 का नंबर लगेगा, वो भी छूट जाएंगे, और छूट जाएंगे 2-3 सालों में, सारे छूट जाएंगे। तो हम तो यही है, मैंने देखिए, हाँ एक्चुअली में कमलेश तिवारी जी हैं, उनकी फैमिली भी हमारे घर पे आई थी मिलने। उन्होंने मुझे समझाया है कि हमारे केस में भी ढिलाई हो गई, ठीक है, और सारे जो एक्यूज थे सब के सब छूट गए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आपके केस में भी ऐसा कुछ हो, तो आप कोशिश कीजिए कि केस को जल्द से जल्द निपटाया, जितना ज़्यादा समय निकलेगा उतने आपके केस में रिहाई होगी, बेल होगी। लॉ का एक एक्जिम भी है, हम्म, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। वो अपने देश में लागू नहीं होता शायद, देर से मिला हुआ इसलिए तो इतना न्याय टाइम न्याय लग गया है। है। उसके बाद कैसे आप परिवार चलाए? पिता का हत्या हो जाना, 2 बच्चे जो पढ़ रहे थे, कैसे संभाला आपने अपने आप को? ये सब भार इसके ऊपर पड़ गया, बड़े मेरे को लड़के भी पर? ये संभाल रहा है, यूँ समझो। अच्छा। ये पूरा बार, अब उसको कभी गेहूं नहीं खरीदना आता है, तो वो गेहूं खरीद रहा छोटा वाला, क्यों कभी काम ही नहीं पड़ा, तो वो सीख रहा अब, पहले पापा ने कभी सिखाया ही नहीं। हाँ, वो पिता के ऊपर वही सारी तो, जिम्मेदारियां अब थे। इनको पता पड़ रहा है कि मम्मी पापा पहले बोलते थे कि तू कभी सीखो, और हमने कभी ध्यान लगाया ही नहीं, हमको बाहर जाने ही नहीं देते, हम कहाँ से सीखते। कोई त्योहार आता तो हमको कोई मनाने की इच्छा नहीं होती, जैसे सादी रोटी बना के खा लेते। ये तीसरा, मतलब ये जो साल था वो दीपावली तीसरा। हमारे कैसे निकल रही है हमको पता ही नहीं चलता। अच्छा। कभी हमको बोलो बेटा थोड़ा कुछ बना दो, नहीं मम्मी हम नहीं खाएंगे। जैसे पापा के साथ उनको इच्छा होती खीर बना ले, पूरी बना ले, सब बनवाते थे, वो इच्छा बच्चों को नहीं हुई। हमको भी इच्छा नहीं होती, वाह त्योहार आता होगा जाता होगा, ऐसा लगे कौन सा त्योहार, ऐसा लगने लग गया। कभी लगा ऐसा कि उदयपुर में इस तरीके की घटना हो सकती मेरे है? को तो नहीं लगा कि ऐसा हो जाएगा। बोलते थे कि वो आएंगे तो एक चांटा लगा के चले जाएंगे, ऐसा ही तो नहीं करेंगे, मार के चले जाएंगे। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा उनके साथ ऐसा करके चले। कितने साल से उदयपुर में आप रह रही थी? 22-23 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले गांव से आप आई थी उदयपुर? हाँ, पहले से सिलाई करते थे, ये काम यही करते थे। अच्छा, शुरू से। तो ये होने के बाद आपके कोई परिवार वाले मदद के लिए, परिवार कोई रिश्तेदार? हाँ, यूँ तो बुआ इसके पास में रहते हैं, यूँ तो आते रहते हैं, मामा अच्छा, आते हैं। बुआ ने मदद की? मतलब तो क्या आते हैं, वहाँ हम भी आपके साथ है। अच्छा। भाई है, ये तो भाई उदयपुर में रहते हैं। आपके भाई? हाँ, 4 भाई है, वहाँ पास में आते जाते रहते हैं। अच्छा। पैसों की तो देखो वहाँ सरकार ने थोड़ी बहुत कर दी, पैसा तो हमको भगवान ने वहाँ मांगने नहीं पड़े। पहले इसके पापा ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी पैसे की तरह। अच्छा, हाँ, मतलब सेव अपना कर रहे थे। नहीं, फिर भी पैसा तो हर कुछ नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कमाते थे, हमको कभी पता नहीं चला कि मतलब कभी एहसास नहीं हुआ कि हमको पैसे की कभी कमी है। इसको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दिलाई, फ़ोन चाहिए तो फ़ोन दिलाया, एप्पल का फ़ोन चाहिए तो दिलाया, गाड़ी दिलाई उसको। उनका वही ख्वाब था, मेरे बेटे को कि कलेक्टर बनूंगा, एक को डॉक्टर बनूंगा, ऐसे बोलते थे। ये उनका सपना था। कैसे कलेक्टर बने, अब क्या करें। अब पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब दोनों? लगी दोनों को। अच्छा। वही पैसे इसके पापा भले थोड़े कमा के लाते तो वो पैसे उनकी कमाई के हमको अच्छा लगता है। ये भले 30,000 आ रही इनकम, पर हमको इतना कोई महसूस ही नहीं हो रहा है। फिर अगल बगल वाले? बगल वाले आते हैं, वहाँ थोड़े पड़ोसी आते हैं। अब वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, वहाँ ठंडा हो गया, कुछ नहीं हुआ।
पड़ोस में बैठती हूँ तो वो पुलिस वाले कहते हैं आप मत बैठा करो आंटी जी, कुछ करके चले जाएंगे। वैसे हमारे एरिया में कोई डर जैसा कुछ नहीं है, मोमेडन का घर नहीं है जो डर जैसा ऐसा कुछ नहीं। उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, उनके द्वारा कोई मदद आई नहीं। मदद दिया अशोक गहलोत ने? हाँ, घर पे आके गए। अशोक गहलोत आए थे आपके आए, यहाँ, घर पे आए, मिले आपसे? हाँ। क्या कहा? बच्चों को शांत, दोनों के सिर पे हाथ रख के गए, मेरे हाथ रख के गए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और 15,000 कुछ दे के गए। मतलब 50 लाख का चेक प्रोवाइड किया था उन्होंने। हाँ। और दोनों को गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस करके गए थे, और वो उन्होंने जस्ट महीने भर के अंदर ही महीने भर भी नहीं होने दिया था, 20-22 दिन के अंदर ही लगवा दी थी दोनों की जॉब। 22 जुलाई को हम दोनों ने ज्वाइनिंग ली थी। जॉब लगा दी? हाँ, अशोक गहलोत ने। उसके बाद भी है ना, आज जो इस इंसिडेंट में पकड़वाने वाले थे ना, रियाज और घोष को, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह, उनको भी कि मतलब उन्होंने पकड़वाया, उन दोनों को भी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर दी। अच्छा। गहलोत साहब ने जाते जाते। और 50 लाख का चेक वो हमको दिया था। वो मिला? इंस्टेंट उसी दिन दे के गए थे जब घर पे आए। आ गए। ये तो काफ़ी अच्छा काम है, ये तो मतलब ठीक रहा। और एक हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि ये इस्लामिक जो टेररिज्म है, आप समझती हैं ये इस्लामिक टेररिज्म क्या होता है? मेरे को तो पता ही नहीं है। तो क्या ये लग रहा है कि मतलब अगर इस देश के जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक है, आने वाले दिनों में जैसे जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे राज्यों में जो अल्पसंख्यक हो गई है, वो पूरे देश में अल्पसंख्यक हो जाएगी अगर इसी तरह चलता रहा तो? देखिए, ऐसा है कि मैं इस चीज़ को उदाहरण से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अपन ने बांग्लादेश का देखा, वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, जहाँ इनकी संख्या बढ़ गई वहाँ से मार के भगा देते, ठीक है। और भी कई जगह ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है, जहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। बंगाल में अपन देख रहे हैं आए दिन क्या क्या हो रहा है, ठीक है, घर में जाके जला दे रहे हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर है ना, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जिससे कि ये चीज़ कंट्रोल में आए। जैसा कि सिविल यूनिफॉर्म कोड, जिसमें कि सभी के लिए एक ही नियम है, ठीक है, वो लागू होना चाहिए। वो बेस्ट चीज़ है, पर उसके भी बहुत सारा विरोध हुआ और वो भी नहीं लागू हुआ अभी तक। जहाँ पे इनकी मेजोरिटी होती है वहाँ से भगा देते हैं, चाहे कश्मीर देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, ठीक है। एक इंसिडेंट मेरे बर्थ के टाइम का है, कोदड़ा इंसिडेंट, ठीक है। उस समय उनकी मेजोरिटी नहीं थी, तो अपन देखते हैं क्या हुआ था। सरतन से जुदा के नारे, जैसा आपने पहले बोला था, सरतन से जुदा के जो नारे हैं, क्या ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आके आए दिन जगह जगह लगाते हैं, या एक इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चेन है पूरे देश में? देखिए, अगर है ना ये बोलेंगे ना कि कुछ स्पेसिफिक लोग ही करते हैं, तो मैं ये चीज़ मान नहीं सकता। क्योंकि उदयपुर में जब ये हुआ इंसिडेंट, तो सरतन से जुदा के नारे लगे कलेक्ट्रेट के बाहर, और ऐसा कोई नहीं था जिसने ये नारा न लगाया। अच्छा। टोटल जितने भी लोग थे वो एक बोर्ड पे सरतन से जुदा के नारे लगाकर आए थे। अजमेर में खुलेआम ये नारे लगे हैं सरतन से जुदा के, गौहर चिश्ती ने लगवाए हैं, ठीक है, जो कि उनका खादिम है, जिसके मतलब आप मानो ना, अजमेर दरगाह का खादिम जिसके करोड़ों फॉलोवर्स है, समझ रहे हो आप, वो एक तरीके से उनका लीडर है, ठीक है। अब वो चीज़ कर रहा है तो फॉलोवर्स क्या सीखेंगे? इस तरीके की हत्याएं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, स्वीडन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, नॉर्वे में, और आए दिन रोडों पे पूरे वर्ल्ड के जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप खास करके, अभी आप जर्मनी का ही एग्जांपल ले लीजिए। जर्मनी ने इनको शरण दिया सीरिया के लोगों को, और आज वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्होंने इनको अपने यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, इनके बच्चों को कपड़े, फूड सब कुछ दिया, शरणार्थी के तौर पे ये भगाए गए थे, कहा कि आइए आप हमारे यहाँ रहिए। और आज जर्मनी की हालत बिल्कुल ख़राब है।
क्या कारण है इसका? देखिए, जर्मनी तो चलो आपने दूर की बात कर दी, आप रोहिंग्या का ही पकड़ लीजिए इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ठीक है, इंडिया में ऐसी कोई वारदात होती है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ज़्यादातर यही लोग क्यों सामने आते हैं? आप किसी भी कंट्री का उठा लीजिए ना, किसी भी कंट्री का, चाहे आप इसराइल उठा लीजिए, ठीक है, वहाँ पे भी यही लोग, ठीक है। अगर अगर है ना हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर हर जगह यही लोग क्यों है करने वाले? ठीक, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जिसमें इन लोगों की वजह से नहीं हो रहा। क्या कारण है इसके? मूल में क्या कारण है? मूल में इनकी जिहादी सोच, इनकी आतंकी विचारधारा कि भाई अब आई डोंट नो इनको कैसे क्या सिखाया जाता है, मुझे नहीं पता। हाँ, पर एक इंसान होता है ना, एक इंसान होता है, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको, ठीक है, समझाया ये कि उसने गलत किया, ये किया, तो क्या आप उसको जाके मार दोगे? बताइए, आप अपना भी तो सोचोगे कि भाई मेरा भी कोई है, क्या है, पता नहीं किस तरीके से इनका माइंड वॉश होता है, ये कुछ भी नहीं सोचते और कुछ भी कर बैठते। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, शायद आपने भी देखा होगा। मीडिया वाले पूछती है कि कश्मीर से लाखों हिंदू भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, पश्चिम बंगाल में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो रही हैं, केरला में हो रही हैं, उसके ऊपर आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो और आप फ़िलिस्तीन के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा? ये क्या है? ये लोग है ना, अपनी जो चीज़ें होती है ना, जो ये कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा है कि मैंने भी कहीं सुना है कि भाई अगर इज़राइल का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ये लोग इंडिया में बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फ़िलिस्तीन पे अटैक कर रहा है, पर वो नहीं कि फ़िलिस्तीन ने पहले उन पे अटैक किया था। भाई सामने की बात है ना, पूरा दुनिया देख रहा है, एक देश नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है ये चीज़। हमारे देश में भी यही कंडीशन है, ठीक है। हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग वो मस्जिदों में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। क्यों? हमारे मंदिर कम पड़ गए क्या? समझ रहे हैं ना आप उस चीज़ को? मैंने आज तक रिकॉर्ड है, किसी मोमेडियन को नहीं जाते देखा मंदिर में। आपने देखा कभी? नहीं, मेरे तो नून में नहीं है। तो बस मैं एक घटना आपको बताऊंगा, ये मेरे साथ हुआ है। मैं देहरादून में पढ़ रहा था और एक लड़का था, मेरा दोस्त था, मोहम्मदन था। सरस्वती पूजा हुआ था, लड्डू हम लोग बांट रहे थे। जनरली फरवरी ठंडियों के मौसम में सरस्वती पूजा होती है। हाँ, बसंत पंचमी। तो हम सबको दे रहे थे। तो उसने कहा कि हम ये नहीं खा सकते। तो मैंने कहा भाई लड्डू है, लड्डू खाने में क्या दिक्कत है? वेज नॉन वेज का कोई चक्कर है तो बता दो, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। जनरली लोग केक नहीं खाते हैं क्योंकि केक में भाई अंडा होता है, चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है। तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? तो कह रहा है कि नहीं, ये हमारे में हराम है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैं प्रसाद समझ के दे रहा हूँ, तुम लड्डू समझ के खा लो। मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा, वो नहीं खाया। और ये मैं पहली बार अपने जीवन में इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, जिसको मैं महसूस कर रहा था। उससे पहले भी हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे स्कूल में, लेकिन कभी इस तरीके की चीज़ें मतलब मैं या तो नोटिस नहीं किया। ये मैं मेरा बताता हूँ, ये इंसिडेंट होने से पहले, ठीक है, आप हमारा उदयपुर भी ऐसी जगह है ना जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। मेरे भी दोस्त थे स्कूल में, ठीक है, पापा के भी कई सारे दोस्त थे, कई सारे दोस्त, ठीक है। पापा का तो काम ही वही था, ठीक है, वहीं पे रहते थे। मतलब मेरे पिताजी ने कभी इस चीज़ में धर्म को नहीं देखा कि भाई ये कुर्ता भाई मोमेडियन का है या ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। पापा सब धर्म को एक जैसा मानते थे। यहाँ तक कि हमको ये सिखाया था पापा ने कि सभी धर्म रेस्पेक्टफुल है, ठीक है, अपन को किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, सभी धर्म अच्छे हैं, ठीक है। पापा ने हमको भी ये सिखाया था। सबके ग्रंथों, ऐसा बोला था पापा ने कि
जो मतलब धर्म ग्रंथ है ना, चाहे आप गीता पकड़ लो, चाहे आप बाइबल पकड़ लो, ठीक है, चाहे आप कुरान पकड़ लो, उन सब में लिखी हुई बातों को अगर कोई फॉलो करता है तो कोई कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने कभी इन चीज़ों से कुछ सीखा है, ठीक है। अगर सीखा होता तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। अशोक गहलोत की सरकार ने आपको मदद दी, उसके बाद भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री वहाँ बने, इन्होंने क्या मदद दी आपको? इन्होंने एक्चुअली मैं जयपुर गया था मेरी पेशी के हिसाब से, पेशी के दौरान। तो मैंने कोशिश की कि चलिए मैं सीएम साहब से मिल के आता हूँ और बोलता हूँ कि इस केस को 2.5 साल हो गए, मतलब आज से शायद 2 या 2.5 साल उस समय होने वाले थे, तब की बात है जब लोकसभा इलेक्शन थे, उससे थोड़े टाइम पहले। तो मैंने उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे बात की कि केस को, जो मेरे पिताजी वाला केस है, उसको बहुत समय हो गया है, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। तो उनका एक रिस्पॉन्स था कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं हम इस पर संज्ञान करेंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाएंगे। पर लोकसभा चुनाव हुए ही कितना समय हो गया है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। 1 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, न केस फास्ट ट्रैक में है, ठीक है, और पेशिया हो रही है महीने 2 महीने से 3 महीने से, तो केस में कोई किसी भी तरीके का कोई रुचि नहीं दिखा रहा, कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखिए मैं एक फैक्ट बात बताता हूँ कि मेरी जिनसे बात हुई, ठीक है, जैसे कि गहलोत जी, ठीक है, उनका ये कहना था कि हमसे तो केस ले लिया गया इमीडिएट ही, ठीक है, हो सकता है अगर केस हमारे पास होता, राजस्थान में होता, तो अभी तक उन लोगों को सज़ा मिल गई होती। मैंने वादा किया था आपसे कि केस को फास्ट ट्रैक में ले जाऊंगा, ठीक है, पर केस हमारे पास नहीं था तो हम कुछ नहीं कर सके। अच्छा, ये जवाब दिया उन्होंने कि अगर केस एनआईए के पास है तो ये तो सेंटर करेगा, ठीक है, पर सेंटर मतलब जो ऐसे मैं मीडिया बाइट्स में बैठा, ठीक है, डिबेट्स में बैठा, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि कौन करेगा, तो उनका ये कहना था कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, आपके यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है, और जो सेंटर है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट है, इसलिए इशू आ रहा है, आपका केस कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते, सरकार का वेट कर लेते। राजस्थान में और सेंटर में दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, फिर भी कोई रफ्तार नहीं केस में, वो क्या वो हाल पहले वाला। सरकार से आप डिमांड चाहते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं देश में, उसके लिए अलग से एक कानून बने? देखिए मैं कानून जितनी बड़ी बात तो क्या करूँ, मैं तो एक कोर्ट की डिमांड कर रहा हूँ, वही पूरी नहीं हो रही। मैंने ये बोला कि एनआईए को एक स्पेशल कोर्ट दे दिया जाए जिस पे डे बाय डे हियरिंग हो जाए, मतलब फास्ट ट्रैक में लाया जाए, वही चीज़ नहीं हो रही तो कानून कहाँ से लाएंगे, क्या पता क्या करेंगे। तो आपकी डिमांड है सरकार से कि इस केस में डेली बेसिस पे हियरिंग हो, डेली बेसिस पे हियरिंग हो। तो अगर डेली बेसिस पे हियरिंग होती है, 150 गवाह है केस में, 150 गवाह है, ठीक है, अगर डेली बेसिस पे भी हो रही है और अपन काउंट कर रहे हैं तो भी 6 से 7 महीने लग जाएंगे केस को निपटने में। एक कोर्ट से वो भी सेशन से, ठीक है, सेशन के बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम में जाएगा, बिल्कुल यही चलेगा ना। तो अपने देश का जो सिस्टम है वो तो यही है। हाँ, यही सिस्टम, यही है ना, यही है। तो अगर यहाँ पे साल भर लग गया, यहाँ पे साल भर लग गया, यहाँ पे साल भर लग गया, तो भी 3 साल और लगेंगे अगर फास्ट ट्रैक में भी बिठाया जाता। और ये फास्ट ट्रैक अगर 3 साल पहले बिठा दिया होता तो हो सकता है आज हमें इंसाफ मिल गया होता। जो इस तरीके की मानसिकता वाले, आतंकवादी मानसिकता वाले जो लोग पैदा ले रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मदरसे से और इस तरीके के मज़ारे और मस्जिदों से, तो क्या सरकार को इस तरीके के मदरसों को और जिहादी जो स्कूल हैं उनको बैन कर देना चाहिए? देखिए, आपने सुना है कि एक ज़माने में गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल चलते थे जिसमें रहने वाले स्टूडेंट कह लो, चाहे आप जो भी कह लो, शिष्य कह लो, उनको एक शस्त्र विद्या भी दी जाती थी, ठीक है, सब कुछ सिखाया जाता था कि आपकी खुद की सेल्फ रक्षा कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, सब कुछ होता था। वो चीज़ें बंद हो गई कि भाई लड़ेंगे वड़ेंगे इससे, वो क्या थिंकिंग थी मुझे नहीं पता उस चीज़ की, ठीक है, बट एक समय पे ये सब होता था, ठीक है।
ऐसा है तो फिर ये मदरसे वदरसे में भी तो यही चीज़ सिखाई जा रही है। तो इनको भी बंद करना चाहिए। अगर हमारी चीज़ें बंद हुई है तो इनकी भी बंद होनी चाहिए, या फिर हिंदुओं के लिए गुरुकुल फिर से खोल दिए जाए, सब कुछ सिखाया जाए उनको। देश के उन करोड़ों युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके जो हिंदू युवा हैं? देखिए, देश के करोड़ों हिंदू युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने मतलब किसी है ना पाकिस्तानी, ठीक है, या फिर जो हमसे कोसों दूर रह रहा है, उससे सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आसपास वालों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ इंसिडेंट जिसकी वजह से हुआ, भले उस आई डोंट नो उसने क्या किया, पर एफआईआर करने वाला वही था जो कि मेरी दुकान के सामने रहता था, ठीक है। कमलेश तिवारी के केस में वो उसका दोस्त था करवाने वाला, ठीक है। एक और केस आपको याद दिलाओ, प्रवीण नेटेरू, सुना है नाम? कर्नाटका, जो कि मेरे पापा के पक्ष में बोलने पर उसका गला काट दिया गया। पापा के इंसिडेंट के जस्ट 6 या 7 दिन बाद हो गया था। बीजेपी का वो एक कार्यकर्ता था वहाँ पे, उसकी दुकान में काम करने वाला आदमी ने ही उसको मार दिया, क्योंकि उसकी मीट की दुकान थी, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है अपने आसपास वालों से सतर्क रहने की, दूर वालों से नहीं। आप अगर अपने आसपास वालों से सतर्क रहेंगे ना तो आप बचे रहोगे, बस क्लियर बात ये है। आज आपके पापा कन्हैयालाल जिंदा होते तो क्या कहते आप उनसे, क्या कहते? देखिए, अगर पापा ज़िंदा होते ना तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और हम एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते पापा के साथ, ठीक है। और कभी इन सब पचड़ों में पड़े ही नहीं होते कि भाई आए दिन उस समय से लेकर अभी तक सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है। हमेशा गनमैन साथ में रहते हैं, ठीक है। रोज़ मीडिया को फेस करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ें हो रही है, ठीक है, लाइफ में जो जो अनएक्सपेक्टेड है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ नहीं, ये रील लाइफ है ना। कि मतलब ठीक है, कभी मैं सुबह उठूँगा और पता पड़ेगा ये सब तो कुछ भी नहीं था, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे, इमेजिनेशन से परे। आपकी ये जो बातें हैं, अगर आप नहीं बोलोगे तो लोगों को ऐसी घटनाएं दबा दी जाती है, तो ये आपका बोलना जो है उन करोड़ों लोगों को एक हिम्मत देगा, उन करोड़ों लोगों को एक अपने में जज्बा पैदा करेगा। इन सब इस तरीके के जो भी जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनको अंदर से शक्ति देगा। मान लीजिए ये घटना घटती और इसमें कन्हैयालाल जी बच जाते, आपके हस्बैंड, तो आप क्या कहते हैं उनसे? मैं तो ये चाह रही थी उनका हाथ ही कट जाता, हम पेट के खिलाते उनको कमाई करके, तो मैं तो कह रही बच जाते तो और बढ़िया रहता हमारे लिए। तो क्या कहती हैं आप उनसे अगर वो जिंदा होते आज? तो बच्चे काम करते हैं, खिलाते पापा को, ये काम करते, कारीगर से काम करवाते, ये और उनके साथ काम ही ऐसा करके खत्म ही कर दिया उन्होंने। अगर सामने आपके मिल जाए वो? गुस्सा आता है, ये भी गुस्सा करता है, मम्मी सामने आ जाओ, उस नादिम को ही खत्म कर दो, ऐसा करता है। और बेटे हैं कि अपन के दया भावना ज़्यादा रहती है, अपन नहीं कर सकते। अपन वो अभी उन खूनी को अपन के सामने आ जाए तो गुस्सा एक बार तो आएगा, उसको मार देंगे, और अपन नहीं कर सकते, हमारे में ऐसी ताकत है ही नहीं करने की। मतलब झांसी की रानी हम बन थोड़ी सकेंगे, औरत को बनना चाहिए, पर वो ताकत नहीं आएगी, अपन औरत में नहीं आती है। अभी तो जिंदगी काफ़ी बिल्कुल पलट सी गई है। लट गई, हाँ। उन जैसे तस्वीरें देखते वैसे वैसे अब कोशिश करते, पर तो घर में बुला थोड़ी पाएंगे क्या उनको यादें। अब आप समझते हैं कि इस्लामिक आतंकवादी होते हैं? होते ही है। पहले आपको नहीं लगता था? अरे इसके पापा तो ऐसे रखते थे, बेटों को समान, नादिम को बेटे जैसे रखते थे कि तेरे दुकान में कटिंग नहीं करे, तू मेरी दुकान में काउंटर पे कटिंग कर। खाना कभी मेरे घर से ले जाते थे, तो वो छोरा भूखा आता उसके लिए खाना ले जाए, नाजिम के लिए? हाँ, जिस थाली में खाया उसी थाली में उसने छेद करा ना। दीपावली के दिन एक मिठाई के डब्बे नहीं, डबल मिठाई के, एक फैमिली ज़्यादा 2 मिठाई के डब्बे देते थे लोग बाग। हमारे वो मकान मालिक रहते थे, तुम इतनी दया भावना क्यों दिखाओ, एक ही दो, नहीं उनके फैमिली ज़्यादा है,
यूँ करके इतनी दया दिखाते थे नाजिम पर। नाजिम के मतलब जो ही कारीगर काम करते दुकान पे हमारे। और आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जो नाजिम है उसके फादर है ना, उनको कुछ पैसों की नीड थी, तो उन्होंने पापा से लिए थे कुछ 10 या 15,000 रुपये। देखो एक नॉर्मल काम करने वाले इंसान के लिए 10-15,000 रुपये बहुत होता है। हाँ हाँ। ठीक है, मानते हैं ना इस चीज़ को। फिर क्या हुआ? तो उनकी हो गई कोरोना में डेथ। अच्छा। ठीक है, उनके फादर की डेथ हो गई कोरोना में। तो अब पापा बोले कि यार क्या बोले उसको, लड़के को कहाँ से देगा वो। ठीक है करके पापा ने उससे मांगे तक नहीं पैसे नाजिम से और छोड़ दिए। ठीक है, और वही लड़का हमारे खिलाफ एफआईआर कर रहा है, पापा के पीठ के पीछे इस तरीके का काम कर रहा है। और चलिए ठीक है, वो उसका ये कहना था कि मुझ पे प्रेशर था, ठीक है, समाज का, कि तू एफआईआर लिखा। ठीक है, मानता हूँ मैं उस चीज़ को, पर उसको उस साजिश का भी तो पता था जो कि उनके ग्रुप में चल रही थी। ठीक है, उदयपुर में ऐसा कोई मोबाइल नहीं था जिसमें वो उस ग्रुप में कोई बंदा ऐड नहीं और उसको नहीं पता हो कि इस दिन ये चीज़ होने वाली है। कैसे बताऊँ मैं आपको, जब ये इंसिडेंट होने वाला था उससे कुछ घंटे पहले दुकानों में काम करने वाले जो लड़के थे ना, मोमेडियन लड़के, वो कुछ बहाना करके निकल गए सारे आसपास से। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ माहौल बिगड़ने वाला है। ठीक है, और जस्ट 1 घंटे के बाद पापा वाला इंसिडेंट होता है और ऐसे मतलब जो भी काम करने वाले आसपास लड़के हैं वो नहीं मिलते कहीं भी दुकानों। तो आप सोच सकते हैं आसपास के सारे दुकानों के? हाँ, आसपास की सारी दुकानों के जो भी मोमेडियन लड़के हैं वो इधर उधर गायब हो जाते हैं। ठीक है, इनका नेटवर्क इतना बड़ा कि क्या बताऊं। ठीक है, इनके ग्रुप में 15 दिन पहले से सब कुछ चल रहा था। ठीक है, हम ये करेंगे, इस दिन करेंगे, सब कुछ। ये जो रियाज है इसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने बोला था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का हम सर कलम करेंगे, इस दिन करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, पापा को ये सब कुछ पता था क्योंकि पापा को तो धमकियाँ मिल रही थी, उनके फ़ोन पे भी पता चल रहा था ऐसा कुछ। ठीक है, पापा ने उसको भी लेकर शायद थाने में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर ठीक है उस समय उनकी किसी ने सुनी नहीं कि ठीक है तो चलता रहेगा, आप कितनी बार आओगे थाने में करके। और सिक्योरिटी भी नहीं मिली उस टाइम। ठीक है, और फिर ये इंसिडेंट हो गया पापा के साथ। तो इनका जो नेटवर्क है ना उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि इनके ग्रुप्स में चलने वाली कोई चीज़ कभी बाहर नहीं आती जबकि सबको पता होती है। ठीक है, अगर नाजिम चाहता ना तो पापा को इन्फॉर्मेशन करके बोल देता 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले कि यार कन्हैयालाल जी आप दुकान से चले जाओ, कुछ गलत होने वाला है। तो ये भी कर देता ना वो, तो भी मैं उसको मानता। तो उनके लिए ये रहा ना कि मानवता बाद नहीं में, है उनके लिए मानवता बाद में धर्म पहले रहा। हाँ, बस वही बात है ना। तो आप इस देश के देखिए, जो सरकार है, जो जनता है, देखिए इसमें अपनी चीज़ गलत बोली। धर्म नहीं, हाँ, धर्म ओनली सनातन धर्म है। ठीक है, वो एक मजहब है जो कि बनाया गया है, क्रिएटेड है। ये कट्टरता है, कट्टरता है। ठीक है, तो इस कट्टरता के खिलाफ आप सरकार, जो जनता है और जो समाज है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि नाजिम जैसे लोगों को दुकान पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तमाम सारी बातें आप बताइए। देखिए, मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, प्रवीण नेटेरू का देख लीजिए आप, उसकी दुकान में काम करने वाले आदमी ने उसको मार दिया। ठीक है, हमारे दुकान के सामने वाले आदमी ने हमारे खिलाफ एफआईआर की और मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो गया। ठीक है, आपकी माताजी बताई कि उनके लिए खाना, मिठाई, सब कुछ किया पापा, ऐसा कि जैसा हमको कैसे रखते वैसे रखते थे। ठीक है, कि यार कोई चीज़ आ रही ना, दिन की चाय होती है ना, चाय वो भी डिवाइड होती थी, आधी उधर आधी हमारे पास। आप सोच सकते हैं ना किस तरीके का व्यवहार होगा उसके फादर का, मेरे फादर का, उसका। फिर भी ठीक है, इसके बाद कमलेश तिवारी का इंसिडेंट देख लीजिए, दोनों दोस्त थे, उसको सिर्फ कुछ पैसों के लिए ऐसा मार दिया। ठीक है, और एक आपने बड़ौन वाला केस सुना है? बड़ाव वाला? नहीं, जानकारी नहीं है। पड़ोसी, ठीक है, नाई, वो मतलब बाल कटिंग वाले थे वो दोनों मोमेडियन। ठीक है, घर पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमको छत पे जाना है, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे,
उनका गर्दन काट देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको किसी ने बोला था कि अगर तुम 2 नर बलि दे दोगे तो तुम्हारे बच्चा बच्ची हो जाएगा। ठीक है, उस यूपी का केस है, उसमें से एक को तो इमीडिएट गोली मार दी योगी गवर्नमेंट ने, और एक को पकड़ लिया था। उसका क्या हुआ वो गवर्नमेंट जाने। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जो नाजिम इस तरीके के जो लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार, समाज और जो देखिए, जनता है खास मैं करके? सरकार से तो क्या ही कहूँ, ठीक है, ये सीधी बात जनता के लिए है हाँ हाँ कि आपको है ना आपके पास वाले पड़ोसी से, ठीक है, सावधान रहने की ज़रूरत ज़्यादा है बाकायदा किसी दूर वाले से। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पहलगाम गए, ठीक है, तो आपको मार दिया, ठीक है, या आप कश्मीर गए तो आपको मार दिया। भाई उन्होंने दिखा दिया है आप लोगों को कि उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, आपके घर में, आपकी दुकान में घुस के मार सकते हो आपको। समझ रहे हो, वो उनका दायरा सीमित नहीं है, इसलिए बचना आपको है। ठीक है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप उनसे सावधान रहिए, नहीं, वो आपको खुद की सिक्योरिटी खुद रखनी है कि आपको किस हद तक लाना है उन लोगों को, क्योंकि अभी तक ये जिसको नहीं जान सके उस पर कभी वार नहीं कर सके। ठीक है, जिसको ये जानते हैं उसी पे करते हैं, करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग आए इतना समय निकाल कर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे साथ कन्हैया लाल जी के परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बड़े बेटे और उनकी धर्मपत्नी आज हमारे साथ स्टूडियो में थी, और उनसे हमने तमाम उन सारे सवालातों को कोशिश किया कवर करने का, और इसी तरीके से जिनकी आवाज़ों को आप तक नहीं पहुंचाई जाती है, हम उसी तरीके की आवाज़ों को कवर करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं आपके आसपास भी हुई हैं और कोई फैमिली आपके पास है जानकारी में, तो आप हमें द अपीलिंग भारत के इस पॉडकास्ट शो के कमेंट बॉक्स में आप हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डीएम कर सकते हैं। द अपीलिंग भारत के नाम से हमारी इंस्टाग्राम हैंडल है, या हमें ईमेल आईडी भी आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है theappealingbharat@gmail.com, और कोशिश हमारी ये होगी कि अधिक से अधिक लोगों तक और अधिक से अधिक इस तरीके की जो अनसुने जो परिवार हैं, जिनकी दर्द को कोई बयान नहीं करता है, हम वो आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, और आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत।